Section B, question number 19. Electromagnetic waves with wavelength. First one, lambda 1 is suitable for radar system used in aircraft navigation. Second one, lambda 2 is used to kill germs in water purifier. Third one, lambda 3 is used to improve visibility in runways during fog and mist condition. Identify and name the part of electromagnetic spectrum to which these radiation belong. Also arrange these wavelength in ascending order of their magnitude. इस क्वेश्चन में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी गई है विद वेवलेंथ. फर्स्ट वन में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है और जिसका हम यूज करते हैं रेडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, दैट वेव्स इज माइक्रोवेव्स. सेकंड वन, लैम्डा 2 इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर. जो जर्म्स पाए जाते हैं वाटर में उनको किल करने के लिए जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसमें हम अल्ट्रा वायलेट वेव का यूज करते हैं. थर्ड वन, लैम्डा 3 इज यूज टू इंप्रूव विजिबिलिटी रनवे ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन. अगर हमारे पास फॉग पड़ी हो या मिस्ट हो तो इन दैट केस रनवे में हम जो यूज करते हैं वेव्स दैट आर नोन एज द इंफ्रारेड वेव्स. सो सेकंड हमसे पूछा गया है अरेंज दीज वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज करना है इन तीनों वेव्स को ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. सो हियर लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 3 लेस देन लैम्डा 1. जो अल्ट्रावायलेट वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है लेस देन होती है इंफ्रारेड से और लेस देन होती है माइक्रो वेव से. सो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 3 लेस देन लैम्डा 1. क्वेश्चन नंबर 20. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन फिगर व्हेन टू स्पेसिमेंस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट. जो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास मॉडिफाई होती है जब हम उसके बीच में दो स्पेसिमेंस, यहाँ पे हमारे पास फिगर ए में हमने यहाँ पे स्पेसिमेन ए प्लेस किया हुआ है और बी में बी. तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह से मॉडिफाई होगी, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन ए एंड बी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो ये मटेरियल लिया है ए के केस में यहाँ पे फ्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पास थ्रू इट. सो ये मटेरियल किस तरह का हो जाएगा, दिस मटेरियल इज डायामैग्नेटिक मटेरियल. और बी में ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रही है इस मटेरियल में से, तो ये किस तरह का होगा, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू देम. सो यहाँ पे स्पेसिमेन ए आ गया डायामैग्नेटिक और बी आ गया पैरामैग्नेटिक. हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द स्पेसिमेन बी. जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है स्पेसिमेन ए की वो डिफर कैसे करेगी हमारे पास स्पेसिमेन बी से. तो स्पेसिमेन ए के केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमारे पास इज स्मॉल होगी और नेगेटिव, और बी के केस में यहाँ पे हमारे पास स्मॉल होगी बट उसकी वैल्यू किस तरह की होगी, पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. What is the nuclear radius of iron 125 if that of aluminum 27 is 3.6 Fermi. जो न्यूक्लियर रेडियस होगा वो हमने आयरन का निकालना है, एल्यूमिनियम का हमारे पास गिवन है कितना है 3.6 फर्मी. सॉल्यूशन, जो रेडियस होता है हमारे पास दिस इज इक्वल टू आर नॉट ए की 1/3. आर कॉन्स्टेंट होगा और ए जो होगा हमारे पास दिस इज अ मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. जो रेडियस होगा इन केस ऑफ आयरन दिस इज इक्वल टू आर नॉट ए आयरन का उसकी पावर 1/3 और रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दिस इज इक्वल टू आर नॉट एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दिस टू पावर 1/3. अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आर नॉट के साथ आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू जो हमारे पास एटॉमिक
मास है आयरन का दैट इज 125 रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा ओवर एल्यूमिनियम का हमारे पास 27 है, तो 27 रेज़ टू पावर 1/3। अब 125 को हम लिखते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी और दिस इज इक्वल टू 5/3। सो रेडियस ऑफ आयरन ओवर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 5/3। हमने किसका निकालना है, हमारे पास गिवन है जो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम है हमारे पास गिवन है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रेडियस ऑफ आयरन इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, दिस इज इक्वल टू 5/3। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास गिवन है 3.6, कटिंग कर देंगे 1.2 बन जाएगा और दिस इज इक्वल टू 6.0 एंड दिस इज इक्वल टू 6 फर्मी। जो न्यूक्लियर रेडियस होगा आयरन का वो हमारे पास बन जाएगा 6 फर्मी। क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लेमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913.4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द वार्मर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमारे पास जो शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट है लेमन सीरीज की फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वो हमारे पास गिवन है 913.4 एंगस्ट्रॉम। हमने कैलकुलेट करनी है शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर वार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, गिवन है हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ लेमन सीरीज, वो आ जाएगा हमारे पास 1/λL इज इक्वल टू R 1 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी एंड 1/λL हमारे पास गिवन है 913.4, दिस इज इक्वल टू R 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1 और 1 ओवर इन्फिनिटी दिस इज 0। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 1/913.4 एंगस्ट्रॉम। नाउ अब हम निकालेंगे फॉर द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ वार्मर सीरीज। वार्मर सीरीज के केस में हमारे पास जो n1 होगा वो 2 होगा और n2 हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/λB इक्वल टू R 1/n1 माइनस 1/n2, दिस इज इक्वल टू R और हेयर 1/n1, n1 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। सो 1/λB इक्वल टू R हमारे पास वैल्यू है 1/913.4 और मल्टीप्लाई 1/4। सो दिस इम्प्लाइज क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 बच जाएगा। तो हमारे पास लैम्बडा बी रेसिप्रोकल कर देंगे 913.4 मल्टीप्लाई 4 और ये किसके बराबर आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3653.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ जाएगी वेवलेंथ ऑफ वार्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 22, a wide convex lens made up of transparent material of refractive index 1.25 is immersed in water of refractive index 1.33. Will the lens behave as a converging or diverging lens? Justify your answer. हमारे पास एक वाई कन्वेक्स लेंस दिया है जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है और उसको हम इमर्स करते हैं वाटर में जिसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो लेंस जो है वो बिहेव करेगा एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। सो इन दिस केस जो कन्वेक्स लेंस होगा बाई कन्वेक्स लेंस वो बिहेव करेगा एज अ डाइवर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, द फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर S in series with a variable resistor R and a source of constant voltage B
Should the value of R be increased or decreased to keep the reading of the ammeter constant when semiconductor S is heated? Justify your answer. हमारे पास ये सर्किट डायग्राम गिवन है। यहाँ पे हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है S और उसको हमने सीरीज में ज्वाइन किया है किसके साथ? वेरिएबल रजिस्टर के साथ। और जो वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, V हमारे पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। अगर हमारे पास ये सेमीकंडक्टर हीट हो रहा है मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसके कारण जो है अमीटर की रीडिंग जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहे। तो हम जो R जो है, जो वेरिएबल रजिस्टर है, उसको हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ R, दिस वेरिएबल रजिस्टर शुड बी इंक्रीज एज with the increase in temperature of the semiconductor. Its resistance decreases and the current tend to increase. So ammeter की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए हमें जो हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर R लगा है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी और करंट इसमें से इंक्रीज होगा। इसके लिए हमें जो ये वेरिएबल रजिस्टर R है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन फॉर एन अनबायस्ड डायोड इज शोन इन ग्राफ ए इन कंपैरिजन टू ए ग्राफ B and C are obtained after biasing the diode in different way. Identify the types of biasing in B and C and justify your answer. हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है किसके बीच में? जो विड्थ होगी डिफ्लेक्शन लेयर की और पोटेंशियल बैरियर के बीच में। तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पे जो अनबायस्ड डायोड है उसके लिए हमारे पास एक ग्राफ इस तरह से है। फिर जो हमारे पास बी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? बी जो होगा हमारे पास दिस इज अ reverse bias. Reverse bias, in this case of a reverse bias, diode and the potential barrier becomes higher as the battery further rises the potential of the N side. And in case of C, this is a forward bias. In this case, due to forward biasing connections, the potential of P sides is raised and hence the height of the potential barrier decreases. So यहाँ पे height जो potential barrier की decrease हो रही है तो ये forward biasing, और यहाँ पे जो potential barrier है उसकी height increase हो रही है, this is reverse biasing हो जाएगा। Question number 24, a narrow slit is illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda equal to 6000 angstrom and the angular breadth of the central maximum in the resulting diffraction patterns is measured. When the slit is next illuminated by light of wavelength lambda, the angular breadth decreases by 30%. Calculate the value of the wavelength lambda. हमारे पास एक नैरो स्लिट है और वो इल्यूमिनेट हो रही है बाई अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट के द्वारा, जिनकी वेवलेंथ लैम्बडा है और कितनी है वो 6000 एंगस्ट्रॉम, और जो एंगुलर ब्रेड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इज मेजर्ड। और जब हम व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, द एंगुलर ब्रेड्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है 30%। सो कैलकुलेट करनी है हमने वैल्यू जो हमारे पास ये वेवलेंथ लैम्बडा। इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा एंगुलर ब्रेड्थ जो होती है हमारे पास 2 phi इज इक्वल टू 2 लैम्बडा ओवर डी, और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास दिया है व्हेन द स्लिट इज नेक्स्ट इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, द एंगुलर ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 30%। तो हमारे पास जो लैम्बडा डैश हमने निकालना है, जब आपके पास एंगुलर ब्रेड्थ जो है 30% डिक्रीज हो रही है, नाउ एंगुलर ब्रेड्थ किसके और हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 30%
इक्वल टू 0.70 मल्टीप्लाई 2.5, न्यू एंगुलर ब्रेड्थ बन जाती है, मान लो 2 लैम्डा डैश ओवर डी इज इक्वल टू 0.70 और 2.5 दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा ओवर डी है, तो यहाँ पे वैल्यू भर देंगे 2 लैम्डा ओवर डी, डी के साथ डी कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0.70 और लैम्डा कितना है 6000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू वेवलेंथ बनेगी लैम्डा डैश इज इक्वल टू 4200 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 25, two large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge density of opposite signs and of magnitude 17.7 into 10 raised to power minus 22 coulomb per meter. What is the electric field intensity E? फर्स्ट निकालना हमने इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पैरेलल प्लेट हैं, मैंने ये ए और बी दोनों ले ली, और जो ये फर्स्ट प्लेट है इसके लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास रीजन बन रहा है मान लो 1, दोनों प्लेट के बीच का रीजन सेकंड ले लिया, और बी प्लेट के राइट हैंड साइड जो रीजन है वो थर्ड ले लिया, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास ए प्लेट के ऊपर आ जाएगी 17.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर, और बी प्लेट के ऊपर माइनस 17.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अपोजिट साइन है दोनों प्लेट के ऊपर। फर्स्ट केस में हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। जो फर्स्ट प्लेट ये आ गई ए, इसके आउटर रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 0। और सेकंड में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। जो हमारे अगर पैरेलल प्लेट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनवर्स। सो E इज इक्वल टू सिग्मा हमारे पास क्या आ गया 17.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। तो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स।